न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। भारत में G20 का सम्मेलन हो रहा है। ऐसे में तमाम देश भारत आकर मोदी से लेकर देश के हालात की तारीफ कर रहे हैं, मोदी की शख्सियत की तारीफ कर रहे हैं। आज भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। दूसरी तरफ ब्रिटेन के दौरे पर गए राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमलावर हैं, उन देशों को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये मोदी की कूटनीति के जवाब में राहुल की राजनीति है? सवाल ये भी है कि जब प्रधानमंत्री विदेश में बोलते हैं तो उसे सम्मान कहा जाता है। ऐसे में राहुल गांधी जब विदेश में बोलते हैं तो उसे बीजेपी अपमान क्यों समझती है? सवाल ये भी है कि जब दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का डंका बज रहा है, उनकी विदेश नीति को सराहा जा रहा है, तो इस पर कांग्रेस को शंका क्यों है, सवाल क्यों है? और अगर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो लोकतंत्र में बवाल क्यों खड़ा कर दिया जाता है? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज बहस क्यों, ये भी जान लीजिए। क्योंकि देश में राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद उनके विदेशी दौरों की जोरदार चर्चा है। क्योंकि दुनिया भर के देश G20 सम्मेलन में भारत आ रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी के आरोप है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ऐसे आरोपों से क्या राहुल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना पाएंगे? तमाम मुद्दों पर बात होगी। कुछ कठोर सवाल सत्ता पक्ष से होंगे और कुछ विपक्ष से। लेकिन सबसे पहले अभी तक का अपडेट। In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing. चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कूटनीति का मैदान हो, आज सभी देश भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं और ये भारत के, नए भारत के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरने का एक और परिचायक सामने आया है। सौभाग्य है कि ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री भारत में आकर हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा रहे, मैच देख रहे हैं, तो ये तो गौरवान्वित करने वाली बात है। कांग्रेस की स्थिति है खींची बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति है। Indian democracy is under pressure, is under attack, right? I'm an opposition leader in India, and we're navigating that space. कैम्ब्रिज का लेक्चर 28 फरवरी को हुआ था। अभी भी आपके सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता लगे पड़े हैं झूठ फैलाने में। आप 7 समुंदर पार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो क्रिकेट डिप्लोमेसी करेंगे और पड़ोस का जो पाकिस्तान है उसके साथ खेलेंगे नहीं, ये कौन सी बात? तो डिप्लोमेसी तो सभी जगह होनी चाहिए। मोदी जी, ये कौन सी महामूर्खों की टीम आपने बनाई हुई है? आपकी सारी टीम ऐसे महामूर्खों और ऐसे गीदड़ों से भरी है कि जब शेर की तरह राहुल गांधी जी दहाड़ते हैं तो आपकी ये जो गीदड़ों की टीम है ये बड़ी लालायत हो जाती है झूठ फैलाने में। पहले तो मुझे लगता था कि हिंदी में हाथ तंग है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो अधिकांश हिंदी बोल रहे थे, उसमें भी झूठ परोसा जा रहा था। अब कैम्ब्रिज के लेक्चर और यूके की ट्रिप के बाद लगता है कि अंग्रेजी में भी हाथ तंग है। सोचिए। तो इसी पर आज बात करेंगे। एक विदेश नीति वर्सेस दूसरी राजनीति, मोदी की कूटनीति, राहुल गांधी की राजनीति, दोनों में से क्या मुद्दा बनेगा 2024 का? क्योंकि 2023 शुरू हो चुकी है और चलने लगी है और 2024 आने वाला है। तो 24 का माहौल 23 में ही बन रहा है। आने वाला सेमीफाइनल भी है, कई राज्यों के चुनाव, उसमें भी क्या ये मुद्दा बन पाएगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ अतुल लोंढे जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, शानदार प्रवक्ता हैं। और संगीत रागी जी प्रोफेसर हैं, राइट विंग थिंकर हैं, साथ ही साथ जो है वो कई किताबें लिख चुके हैं। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे करना चाहूंगा। चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, कुछ स्टेटमेंट राहुल गांधी जी के हैं जो मैं आज भी दिखाऊंगा। आज काफी कुछ उस पर चल भी रहा है, बातचीत भी हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर
विदेश में जाकर भाषण दे, पुरानी सरकारों के खिलाफ बयान दे, तो वो सम्मान, लेकिन राहुल जो बोले वो अपमान, ये तो ठीक नहीं होना है ना प्रेम शुक्ला जी? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत 2014 के पहले क्या था यह चित्र दिखाया, और आदरणीय राहुल गांधी जो भारत में है ही नहीं, ऐसे कपोल कल्पित मिथ्या लाभ के अलावा क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। 4 बिंदु उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लेकर वहां चैथम हाउस से लेकर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो कार्यक्रम वहां हुए हैं, उन कार्यक्रमों में 4 महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई। एक, कहा उन्होंने कि संसद में जो विपक्ष के सांसद हैं वो जब बोलते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। हरिवंश जी कोई भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तित्व तो नहीं है, वो समाजवादी आंदोलन से आए व्यक्ति हैं और आज इस समय उपसभापति हैं राज्यसभा के। उन्होंने कहा ये कभी संभव ही नहीं, और आप ही मुझे बताइए पत्रकार होने के नाते भारत में ये कभी हुआ है क्या? और पिछले 9 वर्षों में एक भी ऐसी घटना है क्या? तो इस तरह की कोई घटना नहीं है। दूसरा, उन्होंने पहले तो संसद के संदर्भ में बयान, दूसरा कहा कि यूनिवर्सिटीज में मुझे कोई, मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी बोल सकता हूँ, वहां की यूनिवर्सिटी में बुलाया नहीं जाता। किस यूनिवर्सिटी में उनके कार्यक्रम में रोका गया? किसी से पूछ लीजिए, किसी को पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी में किसी को रोका गया। तीसरा उनका स्टेटमेंट आया, यह सिखों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को जो है वो 2ym दर्जे का नागरिक श्रीमान नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट, आप दूर दूर तक ऐसा कोई कंडक्ट नहीं दिखा सकते। स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूलमंत्र देने वाले के बारे में आप इतना बड़ा झूठ प्रचारित करते हैं। अगली बात आप कहते हैं कि ये लोकतंत्र को जो बचाने का दायित्व है अमेरिका और ब्रिटेन पे, वो इस पे चुप है। नहीं, भारत का लोकतंत्र क्या अमेरिका और ब्रिटेन का उपनिवेश है क्या? इसकी कल्पना आप कर सकते हैं क्या? तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोई ऐसा गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट जिसका कोई आधार ना हो, जो सफेद झूठ हो, आप नहीं दिखा सकते। जी को दिखाइए प्लीज। यहाँ सफेद झूठ दिखाई दे रही। आप मुझे बताइए, मैंने जो बिंदु उठाए इसमें कौन सा गलत है? मुझे कृपा करके दीपक जी आप भी बता दीजिए, ठीक है, कि मैंने ये गलत बिंदु उठा दिया है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप ही के सवाल को मैं सीधे ले जाता हूं अतुल लोंढे जी के पास। अतुल जी बताइए, एक तो प्रेम शुक्ला जी का जवाब दे दीजिए, और दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि भारत में लोकतंत्र पे अगर खतरा है तो क्या भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए अमेरिका और यूरोप क्या मदद करेगा या मदद करनी चाहिए? ऐसा है कि 2-3 चीजें हैं जो झूठ परोसा जाता है भाजपा की तरफ से, उसके बारे में आज मैं बता दूं। नलिनी मेहरा नाम की एक महिला है, काफी सम्मानित महिला है, सीईओ पद पे है बड़े एमएनसी के। वो कहती है कि मेरे पिताजी आरएसएस में थे, हम प्रशंसक रहे हैं, लेकिन उन्हें भी वो आज का इंडिया जो आइडेंटिफाई नहीं करते, और वो अभी भारत की नागरिक है, भारत की नागरिक है वो। और वो कहती है कि हम कैसे एंगेज करें खुद को देश का लोकतंत्र बचाने के लिए। तो ये सोच कैसे डेवलप हुई है, ये पहले भाजपा ने सोचना चाहिए। एक नागरिक कह रही है, पढ़ी लिखी अच्छे ओहदे पर जो है वो पूछ रही है ये सवाल। दूसरी बात, उन्होंने ऑब्लिवियस कहा था, हमने इसके पहले भी एक प्रोग्राम में चर्चा की है दीपक जी, ऑब्लिवियस कहा था कि जो देश में हो रहा है उसकी खबर नहीं है। और एक सवाल ये भी पूछा गया था कि उन्होंने कहा कि ये इंटरनल मैटर है और हम खुद सॉल्व करेंगे। तो ये बातें थी। अभी मुझे एक बात बताइए, ये फॉरेन पॉलिसी डंका बज रहा है, ये ठीक है, ये मीडिया में कहने के लिए और अपना प्रचार तंत्र चलाने के लिए ये सब ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए दीपक जी, जिस देश के प्रधानमंत्री जो कहते कि 2000 पहले कमजोर था, 2000 पहले ये देश 4 युद्ध लड़ा, ताकत से लड़ा। ये देश 2014 के पहले अन्वेषणधारी बन गया, स्पेस टेक्नोलॉजी में पहले 5 में चला गया, टेलीकॉम रिवोल्यूशन किया, उसका विरोध इन्होंने बहुत किया था, बैलगाड़ी वगैरह लेकर वो सारे हिंदुस्तान को पता है। तो ये वो हिंदुस्तान गलत था। 2014 के पहले इस देश में जन्म लेना, मानो मैंने क्या पाप कर लिया, इस देश में जन्म लिया। ये देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री जाकर शंघाई में कहते हैं, और जाकर मेडिसन स्क्वायर में जो रॉकस्टार परफॉर्मेंस दिया था उसमें भी कहते हैं। अब देखिए डंका क्या है प्रेम जी, चाइना का नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री लेते नहीं है। हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट का जो एरिया है उसे बफर जोन में कन्वर्ट किया जाता है, और बैलेंस ऑफ पावर में हमारे छोटे राज्य जो है वो छोटे राज्य पूरी तरह चाइना के अधीन हो जाते हैं, और हम साउथ ईस्ट एशिया के बैलेंस ऑफ पावर में बहुत पीछे आ जाते। तो फिर इसे आप अगर कहते हो कि डंका बज रहा है,
तो ये आपकी गलत सोच है। दूसरे, एक मिनट, लास्ट आखिरी मुद्दा। दूसरी बात, हमारे देश में हम यजमान देश है, वी आर अ होस्ट कंट्री टू G20, हर देश में होता है सदस्य राष्ट्र में। तो हमारे देश में आकर जिसके यजमान है लोग, उसकी तारीफें तो करेगी, लेकिन अगर सच बोलने से इतनी तकलीफ होती है और देश के केंद्रीय मंत्री 2% के ट्रोल की तरह बात करते हैं संविधान की शपथ लेकर, तो गलत है। वो परिप्रेक्ष्य वर्ल्ड ऑर्डर का था, मैं दोनों वर्ल्ड ऑर्डर का था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, दीपक जी। मैं मेरी सभ्यता के बाहर जाता नहीं हूं। देश के संविधान की शपथ लेकर उसे कितनी बार तुड़वाया गया, मैं 1 2 3 4 5 6 हरामजादे रामजादे, यहां तक हम जब लोग शपथ लेते हैं तो सबको अभय देते हैं। देश की संसद की 2 शपथ होती है, एक संविधान की शपथ होती है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी की शपथ होती है। दोनों शपथ लेते हैं, उसको कई बार पैरों तले रौंदा गया है और उसकी हम चर्चा भी ना करें, ये ठीक नहीं है दीपक जी। तो हमारा कहना यह है कि हर वक्त देश साथ में खड़ा है, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई पोस्ट आई है। ये कहने से कैसा खड़ा हो जाता है? और अगर चर्चा बाहर होती है और वर्ल्ड ऑर्डर के इसमें अगर ये कहा जाता है, ठीक है अनिल जी, थोड़ा रखिए ना। चाइना का है भाई, एक नैरेटिव चाइना का है, एक अमेरिका का है, और 140 करोड़ के पॉपुलेशन जनसंख्या का देश, अगर लोकतंत्र यहां कमजोर होता है तो उसका दुनिया पे भी असर होगा। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का जो रोल है दुनिया में, ये भारत का डेमोक्रेसी का रोल अहम हो जाता है, क्योंकि हम मजबूत लोकतंत्र 70 साल तक है, तो वो अपना रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो असमानताएं, आर्थिक असमानताएं बढ़ रही है, उस असमानताओं को कम करने के लिए ये लोकतंत्र होना जरूरी है। ठीक है, ये तो देश का प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि यूरोप और अमेरिका का रोल उन्होंने क्यों मांगा भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए। फिर पूछूंगा मैं सवाल। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरे विद्वान प्रवक्ता आदरणीय अतुल लोंढे जी ने दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन मूल मुद्दा जो था कि कृपा करके बताइए कि संसद के किस सदन में किस विरोधी दल के नेता की माइक ऑफ की गई, कांग्रेस का कौन सांसद था, उसका नाम बताइए। तो इस पर कोई उत्तर इनके पास में नहीं है। भारत क्या अमेरिका और ब्रिटेन का उपनिवेश है, इस पर इनका कोई उत्तर नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कब, कहां, किससे यह कहा कि भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं, इस पर कोई उत्तर नहीं है। तो भाई आप श्रीमान राहुल गांधी के जो बयान है, जो उनकी राजनीति है विदेशी धरती पर, उस पर हम बहस करने आए हैं। और आप जब भारत के प्रभाव की बात करते हैं मित्र, तो 2014 के पहले अमेरिका में भारतीय राजनयिक श्रीमती खोब्रागड़े का कैविटी चेक किया जाता था। ये आपका प्रभाव था कि आप जो है, जब आपके यहाँ 26/11 हो रहा था, आपका एयरफोर्स कह रहा था सब एक्शन ले लीजिए, आप डरे हुए थे, आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हुए। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, तत्कालीन इंडियन एयरफोर्स के चीफ का ये स्टेटमेंट है। मालदीव बगल का बहुत छोटा सा देश है, वहां पर एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनी के पास था, छीन के चीन की कंपनी के पास दे दिया गया, मुंह से एक शब्द मां नहीं निकला। अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा नहीं जाएंगे, चीन ने घुड़क दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्थिति नहीं हुई कि उनको जाने दें। जोरावर किले तक चढ़ाए, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। एके एंटनी कहते थे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क पर ना बनाना चीन के बॉर्डर पर, यही बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। आपकी स्थिति ये थी कि डोकलाम पे भी जब भारत की सेना चढ़ गई तो चोरी चोरी चुपके चंदा जीवी उनके शरण में जाकर खड़े हो गए और नकार दिया कि हम तो गए नहीं थे। जब फोटो सरफेस पे आ गई तब मजबूरी में कहा हाँ हम गए थे। तो साहब, चीन के चंदा जीवियों, आपने कैम्ब्रिज में भी यही कहा कि चीन तो बहुत सौहार्द चाहता है। आपने कैम्ब्रिज में क्यों नहीं कहा कि चीन भारत में घुसा हुआ है, 38,000 वर्ग किलोमीटर जो हमारे नाना के जमाने में कब्जा कर लिया, खाली कर दे। सौहार्द तो तब होता ना कि आपके नाना पर चढ़कर भारत के जो 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया, वो वापस मांगने की औकात नहीं हुई क्या राहुल गांधी की? सीधे अतुल जी के पास चलता हूँ। अतुल जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अगर भारत में लोकतंत्र में कोई दिक्कत है, ढांचे में दिक्कत है, तो यूरोप और अमेरिका से मदद क्यों? और फिर ये भी आप बताइए, जो आरोप प्रेम शुक्ला जी ने लगाए हैं कि आप तो चाइना के साथ करार करे हुए हैं, आप तो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि उन्होंने
सीधा कहा कि हमारा इंटरनल मसला है, हम वो सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्लिवियस ने खबर नहीं कहा था, उनकी मदद चाहिए ये कतई नहीं कहा था। अंग्रेजी समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रबोधनी में जितना पढ़ाया जाता है केवल हिंदू मुसलमान पढ़ाया जाता है, देश की फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ाई जाती है। अब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अपमान किया, जो कारगिल का युद्ध हुआ था। इन्होंने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए 1971 में, उन जवान वीरों का जो उनका भी अपमान किया। 1987 में मालदीव्स में जो डेमोक्रेसी खत्म हो रही थी, हमने वहां पर मिलिट्री भेजकर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की थी। अपने रीजन में बैलेंस ऑफ पावर में हम लोगों ने हमारा अपर हैंड रखा था। रही बात चाइना की और दोस्ती यारी की इनकी, 19 बार नरेंद्र मोदी जी गए। मुझे मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स में आगे जाना है, चाइना की मदद लेनी है। और राजू सबनानी, हिम्मत नहीं है इनकी, इतने बेशरम है ये लोग। मैं इसी शब्द का इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि प्रेम जी ने किया। इतने बेशरम है ये लोग कि इनका फ्रेंड ऑफ ओवरसीज भाजपा का जो है उसका उपाध्यक्ष राजू सबनानी, जो हिजबुल्लाह का आरोपी है, हिजबुल्लाह का आतंकवादी है, जो नॉर्वे में पकड़ा गया था, वो इनको पैसा देता है, हांगकांग से और चाइना से इनके लिए चंदा इकट्ठा करता है। नमामि गंगे में देश के प्रधानमंत्री को 2015 में देते हुए इनका फोटो है। ये बेशर्मी कहां से लाते हैं? और बोलते करार किया, लाके रखो सामने करार। मैं तो बताऊं, नितिन गडकरी 2 हफ्ते अपनी टीम लेकर क्या कम्युन में सीपीआई के साथ पढ़ने गए थे और कौन सा करार किया था वो भी बताओ। तो ये बेशर्मी जो है ना, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं शब्दों का, लेकिन देश का अपमान 2014 के पहले कुछ नहीं था, ये देश का अपमान है। 2000 के पहले जन्म लेना कौन सा पाप किया था, ये देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके कहते हैं, ये देश का अपमान है। देश की सेना जिसने 4 युद्ध गरीब होने के बावजूद लड़े और देश को विजय हासिल करके दिया, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया, ये उसका अपमान है। किसान जिसने हरित क्रांति दी, श्वेत क्रांति दी, नीली क्रांति दी, ये उसका अपमान है। और मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, ये देश महान था, महान है और महान रहेगा बलिदान देने वालों की वजह से, ठीक है, बुरी करने वालों से और अंग्रेजों की गुलामी करने वालों से। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा। बेसिकली बेशर्मी पर बेशर्मी से बेशर्मी करते रहे और जो है उसका उत्तर नहीं दिया। इनकी बेशर्मी की आप जो है, बेशर्मी कितनी है भयंकर इनमें, बेशर्मी इतनी की इन्होंने, लेकिन बेशर्मी पर अमल रहे और ये बेशर्मी से उत्तर इन्होंने नहीं दिया। अच्छा अतुल भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज दोनों रुक जाइए। अतुल भाई, आप जितना तेज बोलेंगे आपको ऑडियो उतना फटता जाएगा। तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आपको समझा देता हूँ, आप पीछे रहिए, आगे आके बोलेंगे तो आपका ऑडियो कट जाएगा। भाषा की जो मर्यादा है वो प्रेम भाई नहीं रखेंगे तो मैं भी नहीं रखूंगा। ईट का जवाब पत्थर से। ना, मैं तो आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ ऑडियो के लिए। आप जैसे चिल्लाएंगे आपका ऑडियो कटेगा, ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है। ये जो है ना, ये जो अंग्रेजों के मुखबिर है, ये हमको ना सिखाए। ठीक है, हमने बलिदान दिया है, ठीक है। मैं सीधे संगीत रागी अंग्रेजों के चाटुकार सिखाए, अंग्रेजों के मुखबिर। अच्छा, अंग्रेजों की स्थापित पार्टी और अंग्रेजों के चाटुकार जवाहरलाल, आजाद हिंद सेना के खिलाफ, अंग्रेजों के चाटक जवाहरलाल, अंग्रेजों के चाटक जवाहरलाल, मुस्लिम लीग के साथ अंग्रेजों के चाटक जवाहरलाल, यहाँ पे लोग दे रहे थे बलिदान, चाटक जवाहरलाल। अच्छा, आप थोड़ा व्यक्तिगत ना हो, आप दोनों सम्मानित है, मेरे भाई की तरह हैं, दोनों बड़े भाई की तरह हैं। अतुल भाई आप भी और प्रेम शुक्ला जी आप भी थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, गुस्सा खत्म करिए, क्योंकि 2024 तक बहुत बोलना है आप तमाम लोगों को, तभी तो नैरेटिव बन पाएगा, विमर्श बन पाएगा, देश में क्या चलेगा। सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूँ। रागी जी, ये तमाम आरोप कोई नई बात तो है नहीं, राहुल गांधी भी लगाते हैं, तमाम विपक्षी पार्टी भी लगाते हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या ये नैरेटिव 2024 के चुनाव में बन पाएगा, नारा बन पाएगा जो राहुल गांधी कह रहे हैं, चाहे पदयात्रा में चाहे विदेश में? मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी का ये जो विमर्श है वो 2024 में कोई विमर्श का कारण बन पाएगा या विमर्श का हिस्सा बन पाएगा। 2-3 बातें मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं। एक पहली बात तो राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। देखिए, इस देश में 1,42,000 पत्र पत्रिकाएं जो है, न्यूज अखबार और ये हैं, सारे संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा संभव ही नहीं है इस बड़े देश में। 80 से ज़्यादा न्यूज चैनल हैं, संभव ही नहीं है कि आरएसएस उस पर कब्जा कर ले। इस देश में 890 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, सारे विश्वविद्यालयों पर आरएसएस का कब्जा है। उतना तो आरएसएस के काडर भी नहीं होंगे जो विश्वविद्यालयों में होंगे। और वो टिप्पणी किस पर कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, उनके विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान में उनकी सरकार है, उनके विश्वविद्यालय हैं। तो राहुल गांधी जब पदयात्रा करके आए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने उस राहुल को मार दिया है।
लेकिन आप जरा देखिए कि जो जो उन्होंने बातें कही वो बड़ा गंभीरता से सोचने के आते हैं। और एक व्यक्ति ने उनसे भारत के फॉरेन पॉलिसी और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पूछा कि आप उसमें परिवर्तन करना चाहे। एक 8वें क्लास का बच्चा भी उसका उत्तर दे सकता था। और विदेशियों ने कमेंट किया कि ऐसा मैंने इनआर्टिकुलेट और इमैच्योर पॉलिटिशियन नहीं देखा है। तो दुख तो हमें भी होता है, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी का एक सांसद जो पहले उसका अध्यक्ष रह चुका है, वो अपनी किरकिरी इतना करवाएगा कि उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में नहीं पता है। वो ये बोल रहा है कि रूरलाइजेशन से हम अर्बनाइजेशन की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ये लगता है कि मतलब राहुल गांधी का आईक्यू पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी के बारे में मैंने पहले भी कहा था, वो अशिक्षा, अपरिपक्वता और अज्ञानता के शिकार हैं। और भारत के अंदर जो टिप्पणी उनके बारे में सोशल मीडिया पर होती थी, मैं उसे कहना नहीं कहा था कि जो उनके खिलाफ जो लगाया जाता था पप्पू वगैरह का, वो शब्द मैं नहीं प्रयोग करा। लेकिन ऐसी बातें कहने के बाद आज उनके समर्थक पत्रकार ने भी आज सुबह सुबह तौलीन सिंह का टिप्पणी था कि प्लीज बीजेपी अब ज्यादा राहुल पर टिप्पणी मत कीजिए। राहुल जब भी बोलते हैं अपने आप को एम्बेरस करते हैं, और एम्बेरस नहीं, वो पार्टी को मतलब असहज ढंग में डाल देते हैं। मेरा यही कहना है कि राहुल जितना बोलेंगे वो उतनी जगहंसाई कराएंगे और अपनी पार्टी की वो किरकिरी करेंगे। यही कारण है कि बीजेपी के लोग, सामान्य आदमी भी बोलता है, अन्य विपक्षी पार्टियां भी बोलती हैं। यदि व्यक्तिगत तौर पर 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, यदि आप व्यक्तिगत तौर पर किसी बड़े पॉलिटिशियन से पूछिए कांग्रेस के अंदर, वो यही कहते मिलेगा कि यदि यही आदमी ठीक होता तो हम लोगों के ये दिन नहीं देखते। आप सोचिए, बस एक अंतिम टिप्पणी कर रहा हूं दीपक जी, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। दरअसल भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। भारत के लोकतंत्र ने गांधी परिवार को हाशिए पर डाल दिया है। भारत के लोकतंत्र ने कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर डाल दिया है। भारत के लोकतंत्र ने जितनी पारिवारिक पार्टियां थीं उनको हाशिए पर एक एक करके डाल दिया है। और ये जितनी पारिवारिक पार्टियां हैं वो आकर के खड़ी हो रही हैं और कह रही हैं कि देखिए। अतुल लोंढे जी, आपका जवाब, मैं बीच में आता ही नहीं, आप दोनों हैं। विवेक जी माफ कीजिएगा, मैं आपका चाहूंगा, लेकिन थोड़ा अतुल जी को सुन ले, क्योंकि गंभीर आरोप संगीत रागी जी ने लगाए अपने। संगीत रागी जी जो है वो चरण चुंबकता और चाटुकारिता सर्वोच्च उदाहरण भारत में पत्रकारिता में और विश्लेषक में आता है, वो उन्होंने आज साबित कर दिया। राहुल जी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में ये देश का कितना बड़ा भूमिका है उसकी बात कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चरण चुंबकता तो करनी है, वहां चाटुकारी करनी है। भाई, 10वें क्लास का विद्यार्थी भी उसका उत्तर देता, वो अपने आप को बुद्धू साबित कर रहे थे। संगीत जी बीच में नहीं, वो अपने आप को बुद्धू साबित कर रहे थे। संगीत जी प्लीज बीच में नहीं, अतुल जी कंप्लीट करें। चरण चुंबक और कितने चाटुकार है यह सिद्ध होता है। गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट के बारे में ये कह रहे, उनको पता नहीं था। द पर्सन हु वाज टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें इंडिया का रोल बात कर रहे थे, और ये उनको ये बता रहे कि उनको ये अर्बनाइजेशन कहां गया नॉन अलाइनमेंट में? देखो बीच में बोला नहीं मैं, अर्बनाइजेशन कहां गया नॉन अलाइनमेंट में? संगीत जी बीच में नहीं, मैंने उनकी मूर्खता को भी, उनकी बीच में नहीं बोला। जस्टिफाई करना है। मैंने इनको भी बोला व्यक्तिगत ना हो, आप भी व्यक्तिगत ना, उनकी मूर्खता को भी जस्टिफाई करना जरूरी है। और अभी मूर्खता का अपना जो परिचय दे रहे हैं, अपने मूर्खता का जो परिचय दे रहे हैं और अपना चाटुकारिता का जो सर्वोच्च बिंदु पर जाकर पहुंचे हैं, वो मुझे न सिखाए और मेरे नेता को तो बिल्कुल न सिखाए। फॉरेन पॉलिसी क्या है, इस देश को फॉरेन पॉलिसी दी है जो कंटिन्यूटी में आज भी चलानी पड़ रही है। जिनको ये सर्वोच्च नेता कहते हैं ना, उनको भी चलानी पड़ रही है। तो ये चाटुकारिता चाट के यानी सब निकल गया है। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको आज बता रहा हूं, आप पूरे परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो बोला है वो देश की महानता बताने वाला है, देश को आगे लेकर जाने वाला है, देश के भविष्य के बारे में और दुनिया के भविष्य के बारे में, भारत का उसमें क्या भूमिका है ये बताने वाला है। इनको समझता ही नहीं है, और इनको जो रोल दिया गया है जाके आपको क्रिटिसाइज करना है, किसी को नीचा दिखाना है। इनके नीचे दिखाने से क्या हो? अरे भाई, हमने नहीं कहा है, दुनिया के लोग बोल रहे हैं। बीच में नहीं बोलने का, मैंने नहीं कहा है, दुनिया के लोग बोल रहे हैं। प्लीज व्यक्तिगत ना, अतुल भाई मेरे संगीत रागी जी को भी बोला, आपको भी बोला, व्यक्तिगत प्लीज। वो उस इंसान के लिए व्यक्तिगत हुए जिसने 4000 किलोमीटर चला, तो जिसके पीछे देश तो क्या हो गया? 4000 किलोमीटर चल लिया तो जो देश के 4000 चल लिया तो महात्मा गांधी हो गए क्या? तो ये बोलेगा नहीं, ये बोलेगा। बीच में मत बोलो, बोला नहीं मैं बीच में आपके।
चाटुकारिता करनी है वहां जाके करो। चाटुकारिता आप कर, चाटुकारिता आपकी जरूरत होगी, मेरी मुझे जरूरत नहीं है। देश में चल रहा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी चाटुकारिता पर आपका प्रवक्ता पद होगा, मेरा प्रोफेसर पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो मुझे गलती मत कीजिए, आपकी चाटुकारिता के बल पर आप जिंदा रह सकते हैं, मैं नहीं। जिनको इतना रिकॉग्निशन है, मैं चाटुकारिता के बल पर नहीं चर्चा में उनको बुलाया जाता है। आप चाटुकारिता के बल पर प्रवक्ता हो सकते हैं। जिनको इंटरनेशनल एसोसिएशन जर्नलिस्ट लोग बुलाते हैं, जिन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाते हैं, उनके बारे में बैठती है, यहाँ बदनामी करते हैं, यहाँ बदनामी करते हैं और पारिवारिक बात करते हैं। कौन है अनुराग ठाकुर, इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया, कौन है वो देवेंद्र फडणवीस, कौन है इनके यहाँ 40 परिवार। अच्छा अतुल जी, अब रुक जाते हैं, दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। मैं सीधे जाता हूँ 10 सेकंड सब मांगते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। आप लोग प्रवक्ता है, आपको और आर्टिकुलेट होना चाहिए। मैं सीधे आप विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाता हूँ। विवेक जी मुझे बताइए, क्या राहुल के ये बयान, संविधान बदला गया? अरे अतुल भाई कभी तो रुक जाया करो, एक बोगी जोड़ी लेते हो अब 10 सेकंड की। मैं विवेक जी भी मुस्कुरा रहे मेरी बात सुनकर। विवेक जी मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी की बात से आप सहमत हैं? और विपक्षी पार्टी के तौर पर राहुल गांधी जो विमर्श दे रहे हैं, क्या वो आने वाले समय में नारा बन पाएगा चुनाव का? क्योंकि चुनाव नारों पे लड़ा जाता है, नैरेटिव पे लड़ा जाता है, देश क्या बहस कर रहा है इस पर लड़ा जाता है। बिल्कुल ठीक। देखिए, सबसे दुख की बात तो ये है कि ऑपोजिशन के लीडर के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो उचित नहीं है। मैं तो ये मानता हूं, हमें मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी भी एक पॉलिटिशियन के रूप में इवॉल्व हुए हैं। 2014 में और 2024 में बहुत बड़ा एक अंतर आया है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी है, बड़ी सक्सेसफुली करी थी, और उसका एक ड्यू रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, हर एक चीज को लेकर के अगर आप फजीहत करना शुरू कर देंगे यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता, ऑपोजिशन के नेताओं की, तो ये ठीक बात नहीं है। कितनी फजीहत हम कर सकते हैं, कितने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं तो बोलना उचित नहीं है। टर्की में आपने एड भेजी, आपकी बैकडोर डिप्लोमेसी इतनी क्या बात कर रहे हैं? किसान आंदोलन के टाइम वो सीपीआई का झंडा लेके नारा लगाते हैं, लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे वो बता देता हूं आपको, मैं वीडियो भी दे दूंगा, मैंने ट्वीट भी किया था। वो कह रहे थे मर जा मोदी। नहीं, आप सुनिए तो, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारा सबसे पहले किसान आंदोलन में सीपीआई की कैडर ने लगाया था, आपका झंडा लेके बकायदा। देखिए, वो जो आप सुन लीजिए, वो किसान सभा की कुछ बूढ़ी महिलाएं थी और वो ताना कस रही थी और कोस रही थी, जो पंजाब में एक भाषा बोलने का तरीका था। इस पे हम डिबेट कर चुके हैं पहले, लेकिन आप सुने मेरी बात को बड़ी क्लियरली। जब टर्की में आप एड भेजते हैं और उसके बाद बैकडोर डिप्लोमेसी आपकी इतनी थर्ड रेट है कि यूनाइटेड नेशंस में टर्की पाकिस्तान का साथ देता है कश्मीर पर, आप आज ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर गलमैया कर रहे हैं। आपने 120 देशों के साथ हस्ताक्षर किया ऑस्ट्रेलिया के कहने पर, एंड यू ट्राई टू सेंसर चाइना। एक फॉरेन पॉलिसी आपकी क्लियर नहीं है कि आप किस एक्सिस के साथ हैं। एक अमेरिकन यूरोपियन एक्सिस बना हुआ है जिसमें इजराइल भी है, और दूसरा एक्सिस है रशिया चाइना, जिसमें ईरान भी है, क्यूबा भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। आप किसके साथ हैं? देयर इज नो क्लियरिटी, देयर इज नो स्टेटमेंट। बस विश्वगुरु हैं, हम सबके साथ हैं, भारत के सब, दिस इज नॉट द वे। लेकिन फिर भी इन इश्यूज को सीरियसली डिस्कस करना चाहिए, ना कि प्राइम मिनिस्टर की फजीहत करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी की कर रहे हैं। ठीक है, अगर राहुल गांधी कुछ इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको सीरियसली इशू डिस्कस करिए आप। दीपक जी, आज क्रिकेट डिप्लोमेसी मैनेजमेंट किया है। दीपक जी, आप बताइए कि भारत के लिए कहा जा रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया जैसे तानाशाह निरंकुश अराजकवादी तत्व के साथ खड़ा हो, तो आप नहीं है रशिया के साथ? नहीं, आप उस एक्सेस के साथ नहीं है तो स्पेसिफाई करिए। आप जानकारी विदेश नीति की जानकारी यदि नहीं है तो कम से कम सुनने का धैर्य रखिए। यदि आप नहीं जानकारी रखते हैं, भारत अभी भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए हुए हैं और रसिया का तेल भी खरीद रहा है सस्ते। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजनीति पर। दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, आप देख रहे हैं।
आज क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई और वहीं राहुल के बयान जो उन्होंने विदेश में दिए उस पर लगातार चर्चा हो रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता जुड़े हुए हैं और अतुल लोंढे साहब जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने अतुल जी को भी, आपने विवेक जी को भी सुना और आपने अतुल जी को भी सुना, क्या कहेंगे दोनों के इस पर्सपेक्टिव पे, और आपको लगता है कि क्या ये विमर्श बन पाएगा, नारा बन पाएगा 2024 का? ठीक है, नारा बनाने की कोशिश तो लगातार करते हैं वो, लेकिन जनता उन नारों को स्वीकारती नहीं है, क्योंकि जनता असलियत को जानती है कि जो चीन के लिए ही जन्मे हो और 1962 में जो कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली तक जो है वो लाल सेना पहुंचे इसकी प्रतीक्षा कर रही थी, और दूसरा जो 38,000 वर्ग किलोमीटर गंवा कर भी चीन के चाटुकारिता में उसे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का कुछ नया बोलिए, उपहार सौंप रहे थे। आपके पास कुछ नया बोलने के लिए है नहीं। अब देखिए, हम खुद पढ़े, मैं सुन रहा था आपके पास, यू आर रिपीटेटिव, मैं सुन रहा था कि नहीं, यू आर रिपीटेटिव इन एवरी डिबेट एंड इट इज मीनिंगलेस व्हाट यू से। यहाँ सारी पार्टियां चीन के कांग्रेस हो या चीन के चंदे पर सभी ने यहाँ पे सत्ता में रहे हैं, देश में कंट्रीब्यूट किया है। आपके लूज कमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, कुछ तथ्य अच्छे हैं तो आप बात करिए। नहीं, आप सत्य है ये है कि हैं और कुछ भी अच्छा आप नहीं बोलते हैं। दीपक जी, मुझे बोलना है कि अच्छा विवेक जी प्लीज बीच में नहीं, विवेक जी प्लीज बीच में नहीं, मुझे सुनना है कि मुझे बोलना है। नहीं, मैं बीच में क्या बोल रहा हूँ, इनको बोलिए ना, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, पहले रेस्पेक्टफुली मुझे क्या बोलना है मैं आपसे पूछूंगा। भाई रिपीटेशन, चीन के चंदे पर जीने वाले मतलब चंदा जीवियों से पूछ के नहीं होगा मैं, चंदा जीवियों से पूछ के बोलूंगा। आप दूध के धुले हैं बीजेपी, चंदा जीवियों से थोड़ी ना सर। अरे हर राजनीतिक पार्टी कहती है वो दूध से धुली हुई है। विवेक जी आप थोड़ी बोलेंगे मेरी पार्टी जो है वो दूध से नहीं धुली हुई है, पानी से धुली हुई है। हर पार्टी बोलती है, आप भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, दिक्कत क्या है इसमें? कुछ लॉजिकल बात तो करें प्रवक्ता। अच्छा मैं लॉजिक, अब ये लॉजिक क्या तय करेंगे? लेना तो चीन के चाटुकार तय करेंगे, क्या होगा? अच्छा विवेक जी थोड़ा एक गिलास पानी पीजिए, विवेक जी पानी पीजिए एक गिलास। प्रेम शुक्ला नहीं बोले। तो जो 1962 में चीन दिल्ली पर कब्जा कर ले इसके लिए रक्तदान कर रहे थे ऐसे लोग, और चीन के चंदे पर जो पिछले लंबे अरसे थे अतुल लोंढे फिर कूद पड़े। बताइए कहाँ है चीन का चंदा? अकाउंट नंबर दीजिए ना सर, अकाउंट नंबर दीजिए। कौन सा अकाउंट नंबर आ रहा है? आपके बात पे नहीं कर रही है, आपकी बात सुनिए ना प्लीज, उनकी बात सुनिए। दीपक जी इसके ऊपर नहीं आप सुनिए। अगर चीन से चंदा आ रहा है तो 2014 से अब तक इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? किस अकाउंट में आ रहा है, किस संगठन में आ रहा है? बताएं जरा टीवी पर ये किसके पास आ रहा है चंदा? किसी के पास नहीं आ रहा है। आपके पास तथ्य नहीं है, बस कुछ बोलिए। नहीं कोई कुछ नहीं। आप मुझे बताइए सर किस अकाउंट में, किस संगठन में चाइना कहाँ चंदा दे रहा है? और 2014 से आप क्या कर रहे हैं फिर बैठे हुए? मैं इनका चीफ सुनने आया हूँ। कोई नहीं है चाटुकार चीन का, यहाँ सब भारत में। विवेक जी एक ही बात पे हमारा रिकॉर्ड अटका हुआ है, आपका भी अटका हुआ है, हमारी डिबेट का भी रिकॉर्ड अटक गया है। प्लीज कहने दीजिए उनको। ठीक है आप भी रिपीट कर रहे हैं बार बार एक ही शब्द। ठीक है प्रेम जी कंक्लूड करिए। मेरे पास एक स्टेटमेंट आया राहुल गांधी जी का जिसका जिक्र संगीत रागी जी ने किया है, वो भी मुझे सुनाना है। ये चीन के विरुद्ध वाद खड़ा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संपर्क बढ़ रहा है, तो यह देखकर चीन के चंदे पर जीने वाले कम्युनिस्ट भी जो है कोलाहल करेंगे। और राहुल गांधी और चीन के साथ उनका एग्रीमेंट नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी का शी जिनपिंग के साथ खड़े थे और अतुल लोंढे करे किधर एग्रीमेंट है, किधर एग्रीमेंट, दिखाओ एग्रीमेंट। काहे इतना चिढ़ रहे हो भाई? अभी भी चीन को सौहार्द का सर्टिफिकेट दे रहे हो। 38,000 वर्ग किलोमीटर चचा दे गए, 4,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान कब्जा करके दे गया। आपका बड़ा पराक्रम था, बिना आयुध और बिना सेना की पाकिस्तान आधा कश्मीर कब्जा कर लिया। आप बड़े पराक्रमी थे, 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन कब्जा कर लिया। कौन सा पराक्रम था भाई? 2014 तक क्यों नहीं वापस ले लिया? इतने बड़े पराक्रमी थे आप इटली वाली भी शक्ति आ गई थी, यूरोप से भी आपके संबंध हो गए थे, तो क्यों नहीं बीजिंग पे चढ़कर 2014 से अब तक 9 साल आपको हो गए, फिर चिल्लाने लगे। नहीं 10 साल से आप क्यों नहीं ले पाए? चिल्लाने लगा। आप बहुत बड़े पराक्रमी हैं, तो 10 साल से आप ले लेते। अच्छा एक मिनट इतना काहे चिचियाते हैं?
चीन के जबड़े में हाथ डालने की जैसे बात नहीं, मैंने तो सीधी बात अब ये शी जिनपिंग आप बड़े लायक हैं, आप बड़े पराक्रमी हैं, 10 साल से सत्ता में ले लेते, करेंगे ना, लेंगे ना, 10 साल से ले लेते आप नहीं ले पाए, लेंगे ना। भारत की संपर्क दूसरों पे लेना हमारा कोई संकल्प क्रिएटिव है। बात नहीं करना, आपकी कोई क्रिएटिव तथ्य नहीं देना, जो है चाटुकार तो लो फिर चिल्लाने लगे। दीपक जी बड़ा अरे विवेक एक मिनट अब मैं आपने भी रिकॉर्ड अटका दिया विवेक भाई। प्रेम शुक्ला जी आगे बढ़ना चाहते हैं, वहीं ले आते हैं। अतुल जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैंने अभी संगीत रागी जी ने जिस बयान का जिक्र किया, मेरी टीम निकालने की कोशिश कर रही थी। देखिए अब ये चीनी षड्यंत्र सफल हो रहा है। ठीक है, अब मैं जो है राहुल गांधी जी ने क्या कहा था नॉन अलाइंड नेशन के उस फोरम पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी जी ने क्या जवाब दिया देखिए, और मैंने हिंदी में करने के लिए उस पर एक ट्रांसलेशन भी लगा रखा है, देखिए जरूर। Principle of foreign policy is unfortunately self-interest, right? And any Indian government would pay attention to that. So in answering the question, the first step is what is important to us as a country, right? What are we trying to do? And what we're trying to do is, we were a rural country and we are making a transition into an urban country, and this transition has a huge amount of energy, right? Potential for violence, but also potential for prosperity, potential for transformation, and we're trying to manage this energy as it's moving, right? If you look at our policies, or the UPA policies, they were all about trying to manage this transition from a rural to an urban connected country, right? So our foreign policy will follow that idea, right? Our foreign policy will reflect that, right? What would we like to do? We would like to build a society that's productive, a society that allows our people to have an imagination, to live happily, to be educated, to have a certain amount of health care. ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अतुल लोंढे जी के पास। अतुल लोंढे जी जवाब दीजिए। उनसे सवाल पूछा गया था कि जैसे नेहरू जी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया, आप हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया आपकी हंसी का कारण क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, हंसते रहना चाहिए यार किसी को। मैंने शो जवाब दीजिए, क्या कहेंगे आप भी हंस रहे हैं दीपक जी, अभी ऐसा है अभी आप भी हंस रहे हैं दीपक जी, पूरी दुनिया हंस रही है इस पर, पूरी दुनिया हंस रही है। नहीं अरे सुनो ना चरण, अतुल जी को देखिए। अभी ऐसा है कि फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग कितनी लो है, और ये जो है चरण चुंबक चाटुकारिता, हमारी अपनी बेअक्ली का प्रदर्शन किस तरह से कर रहे, देखो मैं बताता हूं। He was talking about that as far as foreign policy is concerned, unfortunately self interest serves the first. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित जो है, नेशनल इंटरेस्ट जो है वो प्रथम है, वो प्राइम है, और दो गुट जिस तरह से आपस में भिड़े थे, हिंदुस्तान कभी उसका पार्ट नहीं रहा। हिंदुस्तान ने अपने देश की प्रगति के लिए, दोनों देश के एडवांसमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, अर्बनाइजेशन लेकर लोगों को अच्छी सुविधाएं देना, स्वास्थ्य की सुविधाएं, क्योंकि ये तो समझेंगे नहीं। हमने एंड बुद्धा स्माइल्स कहा था जब हमने अण्वस्त्र का टेस्ट किया था 1974 में, तो उसमें हमने कहा था कि हम इसका खेती में इस्तेमाल करेंगे, स्वास्थ्य में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेकिंग आवर ओन कंट्री मोर पावरफुल इकोनॉमिकली, सोशली इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू प्ले अ बिगर रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये समझा नहीं, इसलिए मैं हंस रहा था बेवकूफो। यानी अपने अकल का प्रदर्शन करना, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और अभी बताता हूं मैं क्या हुआ। अभी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एनएसजी ग्रुप है, उस ग्रुप में चाइना ने हमें रोक दिया मेंबर होने से। अभी चाइना ही नहीं है सिर्फ उसमें रोकने वाली, उसमें छोटे छोटे कंट्री है, इसमें न्यूजीलैंड है, उसमें ऑस्ट्रिया है, उसमें आयरलैंड है। इन लोगों ने हमें एनएसजी ग्रुप का सदस्य होने नहीं दिया। चाइना जो बार बार रोकती है किसी 2-3 अजहर मसूद जैसे लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट होने से, और ये कहते हैं डंका बज रहा है। इन्हें फॉरेन पॉलिसी की कितनी समझ है मैंने देख लिया है। इकोनॉमिक बीइंग इकोनॉमिक पावर इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू प्ले अ मेजर रोल इन ग्लोबल वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये भी नहीं समझता इन्हें
और उन्होंने बोला कि जो गुट निरपेक्षता है, उस गुट निरपेक्षता में कंट्री जितनी पावरफुल होगी उतना अपना रोल ज्यादा प्ले कर पाएगा। तो हमको रूरल से अर्बनाइजेशन यानी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, स्वास्थ्य की दृष्टि से एडवांस, एजुकेशन की दृष्टि से एडवांस, और जो कंट्री इकोनॉमिकली पावरफुल होती है उसका दुनिया सुनती है। और इसलिए दुनिया 2014 तक क्यों सुनती थी? क्योंकि हमने वो करके दिखाया था। तो ये समझ के बाहर, मैंने पहले ही कहा था, ये प्रबोधनी के लोग हैं, ये एजेंडा लेकर आते हैं, इन्हें फॉरेन पॉलिसी समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इन्हें नेशनल इंटरेस्ट की बात तो करते हैं और हा ही यानी अपने बेअक्ली का प्रदर्शन समझाने के बाद भी फिर से कर रहे। अभी क्या कहेंगे? देश किन लोगों के हाथों में है? बंदरों के हाथों में है, गधों के हाथों में? क्या कहेंगे? अभी ये समझता नहीं फॉरेन पॉलिसी क्या है, गधों के हाथों में है। समझाने के बाद भी बेशर्मी की तरह हंस रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट, ये भी इन्हें फॉरेन पॉलिसी का समझता नहीं है। तो मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूँ, मैं तो दर्शकों से बात कर रहा हूँ, बेवकूफी और गधों से क्या बात कर। राहुल गांधी कल भारत में पप्पू थे, आज दुनिया में पप्पू हो गए हैं। वो दुनिया के पप्पू हो गए हैं आज के दिन में। वो रोज अपने मुंह पर कालिख लगा रहे हैं। राहुल गांधी को भारत में कोई सीरियसली नहीं लेता था, दुनिया सीरियसली नहीं लेगी। वो जान गए लोग कि अभी आदमी सीरियस लेने लायक आदमी ही नहीं बचा है। राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर विक्षिप्त पहले थे, मुझे लगता है बौद्धिक विक्षिप्तता भी उनमें है। राहुल गांधी में बौद्धिक विक्षिप्तता भी है। उनको कुछ भी समझ नहीं है क्योंकि वो पढ़ते लिखते नहीं है, वो अज्ञानता से भरे हुए आदमी है। दुर्भाग्य है कि आपके जैसा प्रवक्ता, चूंकि चाटुकारिता के बल पर ही प्रवक्ता है, इसलिए आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है कि उनकी वो किसी ने कहा था इसी टेलीविजन चैनल पर कि राहुल दुर्लभ जाति के मूर्ख हैं। राहुल दुर्लभ जाति के मूर्ख हैं, ऐसा अजय आलोक ने ही कहा था, हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये वाकई ऐसी चीजों को आप लोगों को आकर, मुझे आपके साथ दया है, आपके प्रति सहानुभूति है, सिंपैथी है। फॉरेन पॉलिसी समझते नहीं है। अरे छोड़िए ना, जितनी अकल है उतनी ही तो आप बोलेंगे। जितनी अकल होगी राहुल गांधी को उतना ही बेचारे बोलेंगे। ये उत्तर 10वीं क्लास का एक बच्चा भी बेहतर दे सकता था। इसका मतलब है कि राहुल गांधी का IQ एक 10वीं क्लास के बच्चे से भी घटिया है। एक आर्थिक शक्ति होना और एक आर्थिक शक्ति होना दुनिया के, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी की IQ एक 10वें क्लास के बच्चे से भी नीचा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पारिवारिक पार्टी होने के कारण आपकी चाटुकारिता ही विवेक जी के पास चलता हूं। विवेक जी, आप सहमत है राहुल के बयान से? देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इसी डिबेट के अंदर दर्शक भी देख रहे हैं, अतुल जी ने टेक्निकली एक लाइन को एक्सप्लेन करा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, और बदले में हमें सिर्फ लूज कमेंट्स और राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्दों के अलावा रूलिंग पार्टी के प्रवक्ताओं से कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप समझिए इस बात को एटलीस्ट। And the person sir, you have know. not answered. You are laughing, calling people names. No. You are calling Rahul Gandhi names. You have not been able to speak on a single line. It is so bad. आप एक लाइन नहीं बोल पाए बारे में बताता है। अतुल जी ने कैसे KGB से पैसा लिया करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया KGB के इशारे पर नाचती थी इस देश में। ये KGB के पूरा मित्रोकिन डायरी दो वॉल्यूम में है, पढ़ लिया करो। सबसे पहले आप शब्दों के अलावा तीन लोग एक साथ ना बोले प्लीज। संगीत जी और विवेक जी। विवेक जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं 5 सेकंड के अंदर अतुल भाई ने एक लाइन जो आपने दीपक जी दिखाई टेक्निकली एक्सप्लेन किया, कांग्रेस की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी को बताया। यहां किसी को आप शब्द नहीं कहे, लेकिन बदले में संगीत रागी हो या प्रेम शुक्ला हो, सिर्फ राहुल गांधी को अपशब्द, कभी पप्पू, कभी लूज टॉक करना, टेक्निकली किसी पॉइंट को काउंटर नहीं किया, टेक्निकली किसी पॉइंट को काउंटर नहीं कर पाए ये लोग। अतुल बीजेपी की भाषा नहीं सुनाई पड़ रही है, सिंगल पॉइंट नहीं बोल पाया की भाषा। आप सिर्फ आप शब्दों को आपने इस्तेमाल किया है। क्यों? प्रधानमंत्री के लिए चोर है शब्द कौन प्रयोग करता था? राहुल गांधी करता था ना। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री ये डिबेट के स्तर को पिटेगा।
ये भाषा है, ये कौन है? इटालियन संदीप संस्कार है। रागी, ये राहुल संदीप गांधी का रागी, इटालियन ठीक है, संस्कार है आप क्या? एक मिनट माता होने का ये देखिए, जनता संस्कार है तय क्या करती राहुल है। गांधी को? प्रजातंत्र में अंतिम अधिकार, मैं सबको रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। प्रजातंत्र में अंतिम अधिकार जो है जनता के पास होता है, जज करने का किसका आर्गुमेंट सही है, किसका गलत है, या किसका आर्गुमेंट जो है वो नैरेटिव या नारा या विमर्श बन पाएगा, ये 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन ने ही तय करना है कि किसका बयान ठीक है, क्या वो अतुल लोंढे जी के एक्सप्लेनेशन से सहमत है, क्या वो संगीत रागी जी के आरोपों से सहमत है, या विवेक जी या प्रेम शुक्ला जी फॉर दैट मैटर। जी न्यूज़।